आज के हमारे भारतीय और आधुनिक युग में हर किसी तथ्य को, हर किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और उस प्रमाण पत्र को हम किस तरीके से कहाँ प्रूफ कर सकते हैं, ये वक्त के अनुसार उसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसी विषय पे आज हम आगे की जानकारी ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से एक जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, किस तरीके से उसको मैनेज करके रखना चाहिए, उसको केयर करके रखना चाहिए। सामान्यतः तौर पे जो अपने घर वालों की मर्जी के बिना या अन्य किसी स्थान पे एकांत में अपनी जो विवाह करते हैं या उनके परिवार वालों की रजामंदी नहीं होती है या वो अज्ञात में जाके या अलग किसी जगह से जाके अगर जो दोनों लोग शादी करते हैं तो सबसे पहले वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज करते हैं, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे उनकी शादी को सही माना जाता है और बिल्कुल सत्य माना जाता है। और यहाँ तक कि अब तो जो सरकार ने ये निर्धारित कर दिया है कि अगर जो आपने शादी होने के उपरांत अगर जो आपने परिवारों की रजामंदी यानी कि उनकी सहमति के अनुसार भी अगर जो आपने शादी किया है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना अति आवश्यक है। आप अगर जो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो अलग अलग राज्यों में सरकार ने अलग अलग जो फाइन का यानी कि जुर्माने का भी प्रावधान किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर जो पर ईयर के हिसाब से अगर जो आप जितना डिले करते जाएंगे उसके हिसाब से 50 रुपीज़ चार्ज का एज ए फाइन आपको देना पड़ेगा। कि अब अगर जो शादी होने के बाद अगर जो आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आप अगर जो मैरिज सर्टिफिकेट दोबारा लेने जाते हैं तो जितने साल का अगर जो गैप हो चुका है और तो उस गैप के आधार पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा कि आपने इतने समय बीतने के बाद भी आपने मैरिज सर्टिफिकेट में अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, अपनी मैरिज को क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराया। तो इसी के आधार पे अगर जो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है और मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपना सही उचित तरीके से आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। मामला तब अराइज होता है कब किस वक्त की कब ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत बता के कभी नहीं आती है या कोई समस्या बता के नहीं आती है और उस तथ्य की उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी ये कोई नहीं जानता है। तो इसी के आधार पर अगर जो दोनों के पक्ष में इसी के आधार पर अगर जो दोनों में से किसी भी के मध्य में अगर जो किसी भी तरीके से किसी भी की ओर से अगर जो डिस्प्यूट अराइज होता है, गलती किसकी होगी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा कि अगर जो डिस्प्यूट अराइज हो गया, झगड़ा हो गया है, दोनों के मध्य में अगर जो विवाद हो गया है तो अब ऐसी स्थिति में अब करना क्या चाहिए। तो सर्वप्रथम अगर जो पति की तरफ से अगर जो मुकदमा कोई दाखिल किया जाएगा वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन उसमें पंजीकृत कराया जाएगा। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में आपने दाखिल कर दिया, वहाँ से आपने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसमें आप डेट लेते रहे तो ये उचित नहीं है। आप उसमें डेट लेते रहिए, उसको फाइनली डिसाइड कराइए और फाइनली डिसाइड तभी होगा, उसमें डिक्री तभी बनेगी जब आप अपनी मैरिज को प्रूफ कर पाएंगे। मैरिज को प्रूफ करना बाय द एविडेंस के तौर पे अगर जो आप थ्रू द विटनेस यानी कि अपने निजी संबंधियों को बतौर गवाह के रूप में आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको परीक्षित करा के आप उसमें डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। ये कहीं ना कहीं जो ओरल एविडेंस जो होती है वो कम रिलाई होती है। अगर जो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर जो आपके पास रिटन प्रूफ अवेलेबल है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर जो आपके पास अवेलेबल है तो इट मीन्स आपकी मैरिज प्रूफ है, एडमिटेड है। और ये फैक्ट अगर जो आपने प्रूफ कर लिया कि आपकी शादी जो है बिल्कुल वैलिड है, वो किसी भी तरीके से कोई भी तथ्य एक्स्ट्रा कोई भी नहीं छिपाया गया है, तो कोर्ट आपकी प्रार्थना पत्र पर आदेश अवश्य पारित कर देगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये हमने देखा है कि वो ये कहते हैं कि सेक्शन 9 का हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने मुकदमे को आप सही तरीके से उसको निस्तारण कराएं, क्योंकि बिना निस्तारण कराए हुए केवल फाइल कर देने से आपको डिक्री नहीं मिल जाती। डिक्री तभी मिलेगी जब आपका मुकदमा पूरी तरीके से ट्रायल होने के बाद अगर उस पर जजमेंट होगा और जजमेंट को डिक्री की अगर जो आप साथ में आप लेकर आते हैं, ये फिर आप अपनी जो दूसरी कोर्ट है वहाँ पे आप उसको प्रस्तुत करें कि हमने ये मुकदमा किया था, इसमें विपक्षी आई या नहीं आई वो अलग का विषय है। आया जाएगी तो कंटेस्टेड की तरफ से अपना दोनों लोग एविडेंस फाइल करके आगे का जो प्रोसीडिंग होगी वो फेस करेंगे। अगर जो नहीं आती हैं तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड होकर उसके खिलाफ जजमेंट और डिक्री आपके फेवर में प्राप्त कर दी जाएगी और यह आदेशित कर दी जाएगी कि जो दोनों के लोगों की शादी हो चुकी है तो दोनों को साथ में रहना अति आवश्यक है, जिससे कि वो दोनों अपना दाम्पत्य जीवन स्थापित कर सके और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकें।
ये चीज़ नहीं पूरी हो पाती या ऐसे तथ्य नहीं सामने आ पाते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट के अभाव में अपना जो उचित निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम जो डिवोर्स फाइल करने जा रहे हैं या हम सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करने जा रहे हैं, हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं अपने घर, तो इसके आधार पर अगर जो आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपको प्रूफ करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इसकी वैल्यू वही लोग समझ सकते हैं जो अपने परिवार की सहमति के बगैर अगर जो वो शादी करते हैं या विवाह करते हैं तो वहाँ पे वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे अपनी सारी प्रोसीडिंग क्वैश कराते हैं। क्योंकि जाहिर सी तौर पे जब वो दोनों परिवारों के सहमति के बिना शादी की गई है तो दोनों परिवार वालों ने अपने अपने थाने में जो उनका क्षेत्राधिकार होगा वहाँ उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी। अब जो रिपोर्ट दर्ज कराई होगी तो दोनों परिवार वालों की तरफ से जब दर्ज है तो दोनों परिवार वालों की तरफ से जो थाना क्षेत्र है उस थाने की पुलिस आपको ढूंढते हुए अवश्य पहुँचेगी। लेकिन अगर जो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आपके पास ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और हम अपना दाम्पत्य जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो लड़की के जो माता पिता के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया हो या उस क्षेत्र की जो पुलिस हो या लड़की की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया हो उसकी उस थाना क्षेत्र के अधीन जो पुलिस होगी वो भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ये मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर जिसने भी मुकदमा फ़ाइल किया हो, यानी कि हस्बैंड के द्वारा अगर जो मुकदमा फ़ाइल किया गया है सेक्शन 9 का और उसने अपने जो प्रार्थना पत्र में ये दावा किया है, ये क्लेम किया है कि पत्नी हमारी विवाहिता पत्नी है, हमारे उसके पास के साथ में हमारे और उसके साथ के जो फोटोग्राफ्स हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय ये विश्वास करेगी कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है। और इसी में अगर जो आवेश में आकर अगर दूसरे पक्ष ने अगर जो डिवोर्स का मुकदमा फ़ाइल कर दिया है तो इसके काउंटर ब्लास्ट में पत्नी भी अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं वो फाइल करेगी। अब मामला, क्योंकि जब मामला गर्म हो जाता है, जब दोनों तरफ से अगर जो डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है फिर वहाँ से कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो अंततः जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें आप यही प्रोसीड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने मामले को हल करा सकें। अगर जो हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 का मुकदमा फ़ाइल किया गया है और अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, हम उसको रखना चाहते हैं बतौर पत्नी के रूप में, और पत्नी ये चाहती हम अब इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसके एवज़ में पत्नी ने डिवोर्स का मुकदमा फ़ाइल कर दिया गया। हाँ, 13B यानी कि डिवोर्स के मुकदमे फ़ाइल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में आएंगे जिसमें आप दोनों लोग सहमत हैं, तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आप अपनी शादी को डिवोर्स के आधार पे म्यूचुअल एग्रीमेंट और जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसके आधार पे अपनी शादी को ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है सेक्शन 13 में, जो कि कंटेस्टेड डिवोर्स है। आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, पत्नी आना नहीं चाहती है, तो इसमें जो कंटेस्टेड डिवोर्स है ये जो टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। क्योंकि दोनों लोगों के बीच में जब सहमति नहीं बन पा रही तो जो डिले ऑफ जो प्रोसीडिंग है उसका रीज़न सिर्फ एक है कि दोनों पक्षों में जो सहमति है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि सहमति के आधार पर ही आगे के मुकदमे जो वो निस्तारित किए जाएंगे। और इसमें साथ में अगर जो आपने सेक्शन 9 फाइल किया है और पत्नी ने डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर दिया है, और अगर जो डिवोर्स हो भी जाता है तो उसके बाद आप पत्नी सेक्शन 144 BNSS के मुकदमे प्रस्तुत करेगी, आपसे मेंटेनेंस क्लेम करेगी, आपसे एलिमनी क्लेम करेगी, और ये मेंटेनेंस और ये एलिमनी आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल रहता नहीं है। अब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप उस जो ऑर्डर को या जो उसने मुकदमा प्रस्तुत किया उसको आपको कंटेस्ट करना ही करना पड़ेगा। आप किस तरीके से करेंगे, आप वहाँ करेंगे फैमिली कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप उसको कंटेस्ट करेंगे कि किस तरीके से आपके विरुद्ध जो फर्जी या गलत तरीके से मुकदमे दाखिल किए गए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई विषय पर जानकारी के साथ। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी दूसरों लोगों तक शेयर करने के लिए इसको शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आप अपने किसी भी निजी विषय पे हमसे अगर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने निजी विषय पे आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।